हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th के चैप्टर सेकंड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग ने जाना था कि मोशन क्या होता है, थोड़ी सी हम लोग ने कनेक्शन अपने डेवलप किए थे अपने क्लास 9th में जो चीजें पढ़कर आए हैं, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। ठीक है, तो क्या किया था हम लोग ने पिछले उस पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना सीखा था कि अगर हमारे पास कोई एक मान लीजिए फंक्शन है टी का, और कोई ऑब्जेक्ट के लिए वो चीज दी हुई है, तो अगर हमसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी जाए तो हम dx बाई dt करके उसको फाइंड कर लेंगे, यानी कि डिफरेंशिएट करके उसको फाइंड कर लेंगे। तो v जो होता है हमारा वो होता है dx बाई dt। ठीक है, जो v होता है वो क्या होता है हमारा dx बाई dt। तो dx बाई dt इज इक्वल टू v, ये है हमारा। इसी का ही हम लोग को यूज करना है, और ये जो एग्जाम्पल है इसको हमें सॉल्व करना है। और इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से देखिए आपको क्लियर हो जाएगा कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है और जो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है उसमें कैसे फर्क होता है। तो द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि पोजीशन दी हुई है एक ऑब्जेक्ट की जो कि मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे। तो द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस। यहां पर ये जो है वो एक्चुअली स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन लिखी हुई है। यानी कि देखो यहां पर फंक्शन दे दिया गया है x का, और वो x किस पे डिपेंड कर रहा है? t पर। यानी कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो फंक्शन ऑफ t है। सीधी सी बात, जहां पर की जो a है और b है वो कांस्टेंट है। a और b कैसे हैं? कांस्टेंट है। तो a की वैल्यू कितनी है? 8.5 मीटर्स, और b की वैल्यू है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें दी हुई है। जो t है उसको सेकेंड्स पर मेजर किया जा रहा है। अब हमें बताना है व्हाट इज द व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकेंड्स एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। यानी कि t इक्वल टू 0 सेकेंड्स पर और t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर क्या वेलोसिटी होगी, हमें यह बताना है। तो इसके लिए सिंपली हम लोग dx बाई dt कैलकुलेट करेंगे। तो v इज इक्वल टू होता है dx बाई dt। v इज इक्वल टू dx बाई dt। ठीक है, तो यहां पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए जब हम लोग d बाई dt ऑफ a प्लस बी टी स्क्वायर करेंगे तो इसका यहां पर जो होगा वो इधर डिफ्रेंशिएट होगा, और ये इसके साथ भी डिफ्रेंशिएशन के लिए जाएगा। ठीक है, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन के लिए सिंबल होता है ये चीज। ओके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये बी टी स्क्वायर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना, ए प्लस बी टी स्क्वायर वही है। तो डी बाई डी टी ऑफ ए प्लस बी टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा, ये वाला जो है वो बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ ए प्लस डी बाई डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हो गई। तो देखो जो कांस्टेंट होता है, जो चीज कांस्टेंट होती है वो समय के साथ चेंज नहीं होती है। तो जब कोई चीज समय के साथ चेंज नहीं हो रही है तो उसका रेट कैसे पता चलेगा? जब जब उसमें चेंज ही नहीं है किसी तरीके का, तो दर कैसे पता चलेगी कि किस दर से वो बदल रहा है? बात समझ पे आई? मतलब एक पत्थर है, और अगर हम पूछे कि वो जो उसका शेप है वो कैसे चेंज हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? वो शेप चेंज नहीं हो रहा है, यही कहेंगे। या इसी को अगर मैं कहूं तो ये बोल सकता हूं कि जो पत्थर है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अगर वो पत्थर जो है वो कांस्टेंट है और मैं पूछ लूं कि चेंज कितना है, अब मैंने पूछ ही लिया कि चेंज कितना है, तो आप कहेंगे चेंज जीरो है। चेंज कितना है? जीरो है। उसी तरीके से जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट में जो रेट है हमारे चेंज होने का वो कैसा है? चेंज ही नहीं हो रहा जब, तो रेट की कहां से बात आ गई? तो जो ये वैल्यू होती है डी ए बाई डी टी, वो ए के चेंज होने के रेट को रिप्रेजेंट करती है। ए के चेंज होने के रेट को रिप्रेजेंट करती है। तो ये डी ए बाई डी टी लिखा हुआ है, तो ये चेंज ही नहीं हो रहा है। जब जब ए चेंज ही नहीं हो रहा है, ए कांस्टेंट है हमारा,
तो ये हो जाएगा 0, ये पूरा क्या हो जाएगा 0 के बराबर। यानी कि सिंपली अब आपको आगे याद रखना है ये कि कांस्टेंट जो होते हैं उनका जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 0 के बराबर निकल कर आता है। क्यों आता है वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ताकि कनेक्ट हो जाए चीजें। अब देखिए यहां पर जब हम लोग अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो चेन रूल लगेगा, और चेन रूल लगने पर ये बन जाएगा d/dt ऑफ b इंटू टी स्क्वायर प्लस b आ जाएगा बाहर और ये हो जाएगा d/dt ऑफ टी स्क्वायर। अब यहां पर फिर से db/dt है तो b फिर से कांस्टेंट है तो ये फिर से 0 हो जाएगा, और इस बार ये पूरा का पूरा ऐसे मतलब ये वैल्यू 0 होगी तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। इसके बाद अब यहां से क्या होगा कि हम लोग जो ये है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा b और dt² ये बन जाएगा 2t। ठीक है, डिफ्रेंशिएट होगा क्योंकि t टू द पावर n का जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये बन जाता है n t टू द पावर n-1। तो इसकी पावर कितनी थी हमारी 2, तो 2 आ गया बाहर और 2-1 यानी कि पावर यहां पर 1 है, तो इस तरीके से 2bt निकल कर आ गया। तो ये जो लिखा हुआ है v इज इक्वल टू 2bt यहां पर लिखा हुआ है। ओके, अब यहां पर जो हमारे पास b की वैल्यू थी 2.5 उसको हमने यहां पर पुट किया, तो जब यहां पर 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 5t मीटर पर सेकंड, 5 इंटू टी मीटर पर सेकंड। ये देखो वेलोसिटी निकलकर आ गई। ठीक है, अब यहां पर ये हमारे पास एक्सप्रेशन है वेलोसिटी के लिए कि किसी भी समय पर अब हम अगर चाहें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को पता कर सकते हैं। तो जब t इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो जब t इक्वल टू 0 पुट किया तो वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी 0 मीटर पर सेकंड, और जब हम लोग t पुट करेंगे 2 सेकंड तो वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। जब हम t इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर, 10 मीटर पर सेकंड हमारी वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी। यहां तक क्लियर। अब इसमें हमें निकालना था एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालना था? एवरेज वेलोसिटी कब से कब तक के बीच में? 2 सेकंड से लेकर 3 सेकंड, 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के बीच तक। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 2 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और 4 सेकंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। मान लो वो यहां से चलना चालू किया, 2 सेकंड पर पहुंच गया वो इस जगह पर, और 4 सेकंड पर वो पहुंच चुका इस जगह पर, तो 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक उसके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। यही हमारा एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए प्रोसेस है कि चेंज इन पोजीशन हम फाइंड करें। तो वो इधर से इधर तक पहुंच गया तो चेंज इन पोजीशन कितना निकल कर आएगा, कैसे निकल कर आएगा? t इक्वल टू 2 सेकंड्स पर क्या पोजीशन है हम वो फाइंड कर लें, और t इक्वल टू 4 सेकंड्स पर क्या पोजीशन है उसको फाइंड कर लें। ये वाली पोजीशन माइनस ये वाली पोजीशन कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो वही चीज यहां पर करी गई है कि पोजीशन एट 4 सेकंड और पोजीशन एट 2 सेकंड्स, इनको फाइंड जब हम लोग करेंगे तो ये जो t है, ये जो हमारी इक्वेशन है ये वाली x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, ये चीज ठीक है, ये चीज x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, इस पे जो t है हमारा उसको हम क्या करेंगे यहां पर पुट करेंगे। तो जब t को पुट करेंगे तो देखो t है 4 तो ये बन जाएगा a प्लस बी 16 या फिर a प्लस 16b, ये बन गया, माइनस लगेगा a प्लस 4b क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4b। ठीक है, अब जब माइनस अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाने की वजह से ये सब हट जाएगा और इतना बचेगा। अब यहां से जो a और a है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 16b में 4b घट जाएंगे, बचेंगे 12b। कितने बचेंगे? 12b। अब 12 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 6 यानी कि 6b। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी निकल कर आ गई 6b। अब 6b में b की वैल्यू पुट कर देंगे 2.5 जो कि निकल कर आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। यानी कि 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक जब वो बॉडी मूव कर रही थी तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड। जबकि अगर हम लोग देखें 2 सेकंड पर कितनी वेलोसिटी थी, जब 2 सेकंड पर था तो उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, जबकि एवरेज वेलोसिटी क्या है हमारी 15 मीटर पर सेकंड है। यानी कि हम इस ड्यूरेशन से लेकर इस ड्यूरेशन तक देख रहे थे कि क्या उसकी एक एवरेज वेलोसिटी होगी जिसके साथ वो मूव कर रहा होगा। बात समझ पे आ गई?
अब बात आती है हमारे इंस्टेंटेनियस स्पीड की। किसकी बात आती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? वो जो वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की जब हम बात करते हैं, यानी कि वेलोसिटी के डायरेक्शन को अगर हम लोग हटा दें, सिर्फ बात करें कि कितने मैग्नीट्यूड है उसका, कितना है वो वेलोसिटी, कितनी है, सिर्फ उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सीखा है हम लोग ने, और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? जब उस वेलोसिटी से मैग्नीट्यूड सिर्फ हम लोग ले लें, डायरेक्शन को हटा दें, तो वो कहलाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। उस समय स्पीड कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, अ वेलोसिटी ऑफ +24 मीटर पर सेकेंड एंड अ वेलोसिटी ऑफ -24 मीटर पर सेकेंड, दोनों में ही जो स्पीड है वो 24 मीटर पर सेकेंड है। दोनों ही केस में देखो जो स्पीड है वो 24 मीटर पर सेकेंड ही है। यहां पर जो माइनस लगा हुआ है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर प्लस वाला हम मान रहे हैं कि वो इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन पर वेलोसिटी है, तो निगेटिव का मतलब होगा कि वेलोसिटी इस तरफ है। बस दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है, यानी कि दोनों की स्पीड जो है वो सेम है। क्लियर? ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो एवरेज स्पीड होती है वो हमारी फाइनाइट मतलब एवरेज स्पीड ओवर अ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, वो ग्रेटर या फिर बराबर होती है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है? जबकि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है किसी इंस्टेंट पर, वो बराबर होती है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के एट दैट इंस्टेंट। यानी कि देखो, एवरेज अगर हम लोग स्पीड की बात करें, अगर हम लोग एवरेज स्पीड की बात करें, ठीक है, एवरेज स्पीड हमारा स्पीड, लेट अस सपोज हमने ऐसे लिख दिया, स्पीड का एवरेज, स्पीड का एवरेज, ये एवरेज साइन होता है, ये स्पीड का एवरेज। तो एवरेज स्पीड जो होगी हमारी वो कैसी होती है? ग्रेटर देन होती है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है? वेलोसिटी के एवरेज से ग्रेटर या फिर बराबर होती है एवरेज स्पीड। जबकि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, कौन सी स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो हमारी हमेशा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। क्लियर यहां तक? अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं एक्सेलरेशन पर। किस पे? एक्सेलरेशन पर, कि आखिर एक्सेलरेशन होता क्या है। तो जैसे हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन जो था वो वेलोसिटी था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन की जो मोशन है हमारा वो कैसे चेंज हो रहा है, यानी कि पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। ठीक है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन अगर हम लोग बोल दें तो भी कोई गलत नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कैसे हमारा चेंज हो रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है? तो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन जनरल चेंजेस ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन। अब एक्चुअल में अगर आप लोग ने देखा हो, ऑब्जर्व किया, कभी भी आप ट्रेवल करते हैं बस में, ट्रेन में, तो ऐसा नहीं होता कि एक वेलोसिटी आपने अटेन कर ली और आप उसी स्पीड से उसी वेलोसिटी से चले जा रहे हैं। ऐसा होता है क्या? वेलोसिटी घटती बढ़ती है, वेलोसिटी घटती बढ़ती है। तो समय के साथ जो वेलोसिटी है वो घटती बढ़ती है। तो इस चेंज को अब कैसे डिस्क्राइब करें हम लोग, कि कहां पर चेंज ज्यादा है और कहां पर चेंज कम है। इसके लिए आता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसको कि बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है? क्लियर? तो अब इस रेट के चेंज को हम लोग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस बताएं या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये प्रॉब्लम पहले से थी। ठीक है? पहले ये माना जाता था कि, माना क्या जाता था, पहले लोग यूज करते थे कि चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग देखें विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो जब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस देख रहे थे तो एक अजीब सी ही चेंज वहां पर मतलब अजीब सी ही चीज निकल कर आई, जिसके कारण से कि जो हमारा चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस जो था एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का, वो कांस्टेंट नहीं था, वो डिक्रीज हो रहा था विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस ऑफ फॉल। जिसके कारण से जो हमारा एक मोशन था उस पे हम लोग ने जो एक्सेलरेशन को डिफाइन किया वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम किया। यानी कि अब आप लोग को ये जानना है कि जो एक्सेलरेशन होता है हमारा
वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, यानी कि समय के साथ वेलोसिटी के चेंज होने का दर। क्लियर? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं वही दो तरीके से, एक तो एवरेज एक्सेलरेशन और उसके बाद फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात आती है। तो पहले हम लोग डिफाइन करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज के लिए वही कॉन्सेप्ट कि इस टाइम इंटरवल, मतलब एक टाइम इंटरवल देखेंगे, उस टाइम इंटरवल पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, तो इस समय इसकी कितनी वेलोसिटी है और इसके बाद यहां पर कितनी वेलोसिटी है, इन दो वेलोसिटी का डिफरेंस डिवाइडेड बाय कितने समय पर आया। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम गिव्स एवरेज एक्सेलरेशन। ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन निकल कर आ गया। तो किसी समय t1 पर जो वेलोसिटी थी वो v1 थी, और उसके बाद जो समय हमारा t2 था उस पे वेलोसिटी कितनी थी, v2 थी। तो जो हमारी जो एवरेज एक्सेलरेशन निकल कर आया वो सिंपली निकल कर आ गया v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, यानी कि डेल्टा v बाई डेल्टा t। और इसकी जो यूनिट बनेगी वो हमारी बन जाती है एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बन जाती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे? देखो, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है। हम लोग जानते हैं कि ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। कितनी होती है? मीटर पर सेकंड। और जो टाइम है वो तो सेकंड है फिर से, तो यहां पर इसको भी डिवाइड किया जा रहा है सेकंड से, यानी कि जो पूरा ये स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसा है, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बन गया। क्लियर? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? ये चीज बन गई हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, एंड द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? तो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमारा जो एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, वो बन गया ये। अब अगर हम लोग वही पूरी प्रोसेस लगाएं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए, जो कि हम लोग ने प्रोसेस की थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए, कि समय को हम इतना कम कर दें, वो जो समय अंतराल है यानी कि टाइम इंटरवल जो है उसको हम इतना रिड्यूस कर दें कि इस इंस्टेंट पर हम बात करें कि कितना एक्सेलरेशन है। तो इस वाली डिफिनीशन पर, एवरेज एक्सेलरेशन की डिफिनीशन पर, हमारा जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो कैसे डिफाइन होगा? ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, यानी कि समय अंतराल हमारा बहुत छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए कि वो जीरो को टेंड करे, एक्चुअल में जीरो नहीं हो जाए, जीरो को टेंड करे। क्योंकि अगर एक्चुअल में जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी तो फिर हमारा मतलब जो यहां पर फिर एक्सेलरेशन जो बनेगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि डेल्टा वी बाई अगर आपने जीरो कर दिया इनफाइनाइट, तो टेंडिंग टू जीरो करना है ना कि जीरो करना है, यानी कि हमें उस क्षण पर रहना है, क्षण से गायब नहीं हो जाना है। ठीक है, आप ऐसा इमेजिन करिए कि अगर एक कोई टाइम लाइन है और उस टाइम लाइन पर मैं कह रहा हूं इस समय, तो वहां पर कोई तो वैल्यू होगी ना। वो अगर हम लोग वहां पर टाइम इंटरवल देखें तो वो टाइम इंटरवल क्या होगा? बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। तो हम लोग टाइम इंटरवल लेकर चल रहे हैं और उस टाइम इंटरवल को इतना छोटा कर दे रहे हैं कि ऐसा लगे कि वो एक पॉइंट है। वो क्या है? एक पॉइंट है, मतलब उस टाइम लाइन पर एक पॉइंट, जिसको कि आप जितना जूम करते जाएंगे उतना छोटा हम लोग टाइम इंटरवल ले सकते हैं, और फिर वही चीज कि हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। वही हमारा इंस्टेंट है, उसी इंस्टेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, उसी समय की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए वही करते हैं, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, इस तरीके से बना देते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वो हमारा डिफाइन हो गया ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, या और यहां पर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, जिसको कि लिखते हैं डीवी बाई डी टी, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही होता है। ये जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी हमारी फंक्शन ऑफ टाइम होता है, यानी कि टाइम के चेंज होने के साथ साथ कैसा उस पर वेलोसिटी में वेरिएशन आएगा वो हमारे पास फंक्शन होता है, और इसके भी ग्राफ बनते हैं। तो जैसे अगर हम लोग ग्राफ देखें, यहां पर इन ग्राफ को अगर हम लोग देखें,
जो कि है पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ देखो क्या है यहां पर ये चीज कि किसी समय पर क्या हो रहा है कि जो बॉडी है उसमें समय बढ़ने के साथ साथ जो पोजीशन है वो भी जल्दी जल्दी अब बढ़ने लगी। मतलब देखो पोजीशन तो चेंज हो रही थी, पोजीशन चेंज हो रही है कांस्टेंट वेलोसिटी, बट पोजीशन अब जल्दी जल्दी चेंज होने लगेगी, यानी कि वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा है। समझिए इस बात, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये कैसा है? अगर ऐसा मूव कर रहा है तो इसका मीनिंग ये है कि जो पोजीशन है हमारी वो क्या हो रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से चेंज हो रही है। बट इसी में क्या हो, वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो वेलोसिटी जब चेंज होने लगे तो जो पोजीशन होगी वो भी हमारी क्या होगी? जल्दी जल्दी बढ़ेगी। यानी कि अगर मैं हॉप करके दिखाऊं तो अगर पोजीशन यहां पर थी, उसके बाद यहां पर थी, फिर यहां पर थी, फिर यहां पर थी, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, तो पोजीशन क्या हो रही है? बहुत तेजी से बढ़ रही है। कम समय पर पोजीशन ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो यहां पर उतने ही समय पर थोड़ा सा बढ़ रहा था वेलोसिटी पोजीशन, और यहां पर उतने ही समय अंतराल पर यहां पर पोजीशन में ज्यादा फर्क आया। क्यों? क्योंकि अब वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ये जो पहला ग्राफ है ये है किसके? इसको कहते हैं हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द मोशन, और यहां पर जो है वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। कैसा है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। जब इस तरीके का कभी बनता है तो ये है हमारा निगेटिव, यानी कि देखो समय बढ़ने के साथ साथ जो पोजीशन है वो उस पे उसके जो चेंज है वो घट रहा है। वो क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ये कैसा है? निगेटिव एक्सेलरेशन है। और ये जो है हमारा, इसमें क्या है कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ये क्या कर रहा है? एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ये जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि यहां पर एक्सेलरेशन जीरो है। जब ग्राफ कभी ऐसा बने तो ये है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूं। इन एक्सिस पर ध्यान दीजिएगा, इन एक्सिस में लिखी हुई क्वांटिटी चेंज होने पर जो उससे हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं वो पूरी चेंज हो जाती है। तो यहां पर जब ये पोजीशन टाइम ग्राफ होगा और ये ऐसे बना होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये कैसा है? हमारा एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर ऐसा है तो रिटार्डेड मोशन है, या फिर कहते हैं कि निगेटिव एक्सेलरेशन है। और ये है जब ऐसा, इसका मतलब है कि समय बढ़ने के साथ साथ जो वेलोसिटी है वो नहीं बदल रही, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या कह लीजिए कि डिस्टेंस चेंज हो रही है, बट वहां पर किसी तरीके से वहां पर जो वेलोसिटी है उसमें चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्लियर? भले ही अब देखो एक चीज और होती है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो समय के साथ चेंज होता है। कहीं कहीं पर जो एक्सेलरेशन होता है वो भी समय के साथ चेंज होता है। यानी कि समय के साथ अगर पोजीशन चेंज हो तो उसको बोलते हैं, जो जो रेट को मेजर करते हैं उसको बोलते हैं वेलोसिटी। उस वेलोसिटी पे अगर चेंज आता है समय के साथ तो वो जो रेट फाइंड करते हैं डीवी बाई डी उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन भी समय के साथ अगर चेंज आता है उसको बोलते हैं जर्क। क्या बोलते हैं? जर्क। कभी भी इधर इधर मतलब कि किसी के साथ इधर उधर आप गए हो, कार में बैठे हो, बस में बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, कहते हैं जर्क लग रहे हैं। जर्क लगने का मतलब यह है कि एक्सेलरेशन घट बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन जब घटता बढ़ता है तो वेलोसिटी के चेंज होने का भी रेट वहां पर कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी भी अलग तरीके से घट बढ़ रही है। तो वो जो आप फील करते हैं वो चीज क्या है? जर्क की वजह से, क्योंकि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है हमारा, वो भी चेंज हो रहा है। तो जब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो उसके वजह से जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी अलग अलग, उसकी वजह से पोजीशन भी अलग अलग चेंज होगी। तो पोजीशन के चेंज होने से जो हमारी क्वांटिटी हमारी हम डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। और जब वेलोसिटी चेंज हो रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं डीवी बाई डी टी। और जब ये एक्सेलरेशन चेंज होता है उसको बोलते हैं हम लोग जर्क। ठीक है, डी ए बाई डी टी। क्लियर? ये चीजें इस पे होती हैं। ओके, तो भले ही हमारे रियल लाइफ में जर्क मौजूद होते हैं, मतलब कि एक्सेलरेशन भी
समय के साथ चेंज होता है, यानी कि ऑल्दो एक्सेलरेशन कैन वेरी विद टाइम, आवर स्टडी इन दिस चैप्टर विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो जो हम अपना पूरा डिस्कशन है उसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन तक रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे, और फिर जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं उनको डिफाइन करेंगे और बाकी चीजों को फिर स्टडी करेंगे। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो हम लोग यहां पर ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं। ठीक है, या फिर कह लीजिए कि कोई भी मोशन हम लोग यहां पर कंसीडर कर रहे हैं उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही ले रहे हैं। कैसा ले रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो इन दिस केस द एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल्स द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इस तरीके से हम यहां पर अपने पूरे जो डिस्कशन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि ए की वैल्यू कांस्टेंट है, ए नहीं चेंज हो रहा, ए कांस्टेंट है। तो अगर ए कांस्टेंट है, लेट अस सपोज किसी ड्यूरेशन पर हमारा ए कांस्टेंट है, कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है और उसका जो पूरा उस मोशन पर जो ए की वैल्यू है वो कैसी है, कांस्टेंट है, यानी कि आराम से वेलोसिटी बढ़ेगी और आराम से वेलोसिटी घटेगी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने की वजह से। तो इस चीज को अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, देखो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो लेट अस सपोज 0 सेकेंड्स पर जो स्पीड थी वो थी v नॉट, कितनी थी, v नॉट, और t सेकेंड्स पर जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई v। तो एक्सेलरेशन हमारा निकल कर आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यानी कि v माइनस v नॉट डिवाइडेड बाय t माइनस t नॉट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो याद करिए 9th क्लास में आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होगी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये पढ़ा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा था आपने। ठीक है, तो ये जो आपने यहां पर पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, वही यहां पर अब हम निकालने वाले हैं। वो आप लोग ने ग्राफिकल मेथड से सीखा रहा होगा। अब तो वैसे आपके 9th क्लास में भी ग्राफिकल मेथड का डेरिवेशन वगैरह नहीं है, ठीक है, बट फिर भी यहां पर आप लोग क्या करें, मतलब इस चीज को देख सकते हैं। यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो हमारी डिफिनीशन है एवरेज एक्सेलरेशन की, उससे ही उस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालेंगे। कैसे, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट बाई टी माइनस जीरो। अगर इसी को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं v माइनस यू। अब देखो एवरेज एक्सेलरेशन की जगह पर a लिख रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो चेंज नहीं हो रहा। तो एवरेज एक्सेलरेशन बोले चाहे एक्सेलरेशन बोले कांस्टेंट है, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी माइनस जीरो। अब ये टी माइनस जीरो का मतलब क्या है, ये तो हट ही जाएगा, बचेगा सिर्फ टी उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई पर, u चला जाएगा उधर प्लस में। तो ये पहले बनेगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, उसके बाद v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, ये बन जाएगा। क्लियर, ये चीज समझ गए। तो इस तरीके से हमारा जो वेलोसिटी है वो निकल कर आ जाती है, यानी कि इनिशियली अगर वेलोसिटी इतनी थी तो फाइनली हमारी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। समय और एक्सेलरेशन जब हमारे पास हो, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, तो इस तरीके से हम ये फाइंड कर सकते हो। तो वही हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये निकल कर आ गई। क्लियर। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कुछ ग्राफ्स को, जो कि हमें बताएंगे कि किस तरीके से जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करते हैं एक एक्सेलरेटेड मोशन को या नॉन एक्सेलरेटेड मोशन को, किस तरीके से वो सारी चीजें रिप्रेजेंट करते हैं, किस किस तरीके के हमारे ग्राफ बनते हैं। तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।